Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta. On this platform, we are learning molecular basis of inheritance, that is for class 12th, and I think so that you are able to understand each and everything. In the previous session, I just taught you that lack of iron, how the gene express themselves, how the regulation of gene express टेक प्लेस. ठीक है, मतलब मैंने कल बताया था आपको प्रीवियस सेशन में कि किस तरह से जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वेन एवर दे रिक्वायर्ड, जब भी जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब उन वाट एवर प्रोटीन्स, वाट एवर हारमोन्स, वाट एवर एंजाइम्स दे आर प्रोड्यूसिंग, वेन एवर दे डू रिक्वायर, जब उनकी रिक्वायरमेंट होती है देन दे एक्सप्रेस देयर सेल्फ, अदरवाइज दे डोंट एक्सप्रेस देयर सेल्फ. But in the whatever points I told you that was out of NCERT, in those point I told you few genes are there, those express their self always, मतलब दे ऑलवेज एक्सप्रेस देयर सेल्फ, दोज आर नोन एज हाउस कीपिंग जीन्स. ऐसे जीन्स को क्या बुलाते हैं हम लोग? हाउस कीपिंग जीन्स बुलाते हैं. क्लियर है? तो इन द प्रीवियस टॉपिक लैक ऑफ पेरॉन, इट इज क्लियर नाउ. आई टोल्ड यू द पार्ट्स ऑफ द लैक ऑफ पेरॉन. व्हेन देयर इज नो इंड्यूसर, जब इंड्यूसर अब्सेंट होगा, देन द रिप्रेशर एमआरएनए विल प्रोड्यूस the repressor protein and repressor protein will bind to the operator. repressor protein किससे जाके bind हो जाएगा? operator से. and the RNA polymerase will not move further and there will be no transcription of this part. इस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. क्लियर है? उसके बाद इफ द इंड्यूसर इज प्रेजेंट, इंड्यूसर मीन्स लैक्टोज, इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट, वाई देर इज ए नीड ऑफ द लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम? बिकॉज नाउ देर इज नो ग्लूकोज इन अ एम्पल अमाउंट. अगर ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया है या ग्लूकोज नहीं है तो भाई बैक्टीरिया कैसे रहेगा? बैक्टीरिया को तो कुछ ना कुछ फूड चाहिए ना, तो उसको क्या चाहिए होगा? लैक्टोज. अब लैक्टोज तो चाहिए लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स कहाँ पे हैं? ये तीनों जीन्स जो है दे आर हेल्पिंग इन डाइजेशन of the or metabolism of the lactose. So that's why when the inducer means the lactose is present, then the repressor protein, whatever repressor mRNA produce the repressor protein, that become inactive. वो क्या हो जाता है? inactive हो जाता है. क्लियर है? मतलब जो इंड्यूसर है, मतलब जो लैक्टोज है, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो उससे बाइंड हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है. जब इनएक्टिव हो जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज विल मूव फर्दर. आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव करेगा और जेड, वाई और ए, ये तीनों जो जीन्स हैं इनका क्या कर देगा? ट्रांसक्रिप्शन कर देगा. समझ में आ गई बात? ठीक है. जब इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो कौन सा एमआरएनए प्रोड्यूस होगा? लैक एमआरएनए. लैक एमआरएनए, व्हेन द लैक एमआरएनए विल प्रोड्यूस आफ्टर द ट्रांसलेशन, जब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, एंजाइम्स बन जाएंगे. तो तीन टाइप के एंजाइम्स बन जाएंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएटिलेज. और ये तीनों मिलके किसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे? लैक्टोज के. क्लियर है? तो इस तरह से व्हेन देयर इज ए लैक्टोज इज अब्सेंट तो जीन अपने आप को कैसे रेगुलेट कर रहा है? जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है. लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है, तो जीन्स अपने आप को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्लियर है? तो बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लैक ऑफ पेरॉन, नाउ इट इज़ क्लियर टू अस दैट हाउ द जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस. जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है? जीन एक्सप्रेशन तो हम लोग पहले भी पढ़ के आ रहे हैं. जो आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है, वो सब क्या है? वो सब जीन एक्सप्रेशन के टाइप ही हैं. ठीक है? तो अगर कोई जीन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है इसका मतलब वो आगे अपने आप को एक्सप्रेस करने जा रहा है. अगर उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब वो जी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने जा रहा है. क्लियर है? तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ HGP. अब HGP का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है? देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेजेंट सिनेरियो से भी रिलेटेड है. जैसे अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह अपडेट करते रहते हो, कोरोना के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है, सबको इंटरेस्ट है आजकल, ठीक है, कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी, कब हम जो है फिर से नॉर्मली स्कूल जा सकेंगे, कब सब नॉर्मल हो जाएगा, कब मास्क से छुटकारा मिलेगा, एवरीथिंग. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो चला करती है ना, तो हमारी क्यूरोसिटी भी ज़्यादा होती है प्रेजेंट सिनेरियो को लेके. तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये कोविड-19 जो वायरस है, मतलब जो कोरोना वायरस है, ठीक है, तो इसकी जो जीनोम है ना उसको लेके रिसर्च हो रही है, उसी को लेके वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है? अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को नहीं जानते तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते.
ठीक है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा तो चाइना ने सबसे पहले जीनोम को शेयर नहीं किया था, मतलब उन वायरसेस के जीनोम को शेयर नहीं किया था, बाद में उसने जीनोम को शेयर किया, लेकिन तब तक बहुत सारी कंट्रीज़ में वो वायरस पहुंच चुका था और उन्होंने खुद उसकी जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली थी। ठीक है। तो जब जीनोम की सीक्वेंसिंग हो गई तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई, जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो उससे उसकी हेल्प से उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन सिंथेसाइज द वैक्सीन। अब हम क्या डेवलप कर पा रहे हैं, वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं। क्यों डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें कोरोना के जो जीनोम है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर वो इन्फॉर्मेशन ना मिलती तो शायद वैक्सीन बनाने का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट ना हो पाता। तो आपको पता है ना 3 ट्रायल होते हैं, ठीक है। पहला ट्रायल कंप्लीट हो गया है, दूसरा ट्रायल कंप्लीट हो गया है, नाउ द वैक्सीन अंडर द थर्ड ट्रायल। अब थर्ड ट्रायल में है, जैसे ही वैक्सीन का थर्ड ट्रायल कंप्लीट होगा वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि इट टेक्स टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीनोम होता क्या है, ठीक है। वट एवर जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी अमाउंट ऑफ जीन्स प्रेजेंट है उसको क्या बुलाते हैं, उसका जीनोम बुलाते हैं। क्लियर है, ठीक है। देखो जितने भी लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उसका जीनोम क्या होगा, उसका जीनोम शॉर्ट होगा। जैसे अगर हम वायरसेस की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी हाइयर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो इसका जीनोम क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, मतलब जीनोम का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो आपने ये भी पढ़ रखा है कि मैंने आपको मॉलिकुलर में इसी चैप्टर में सिखाया था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए। तो लेंथ ऑफ द डीएनए, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, उसके हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने जीनोम, मतलब कितना मतलब लॉन्ग पॉलीमर है डीएनए, ठीक है। तो जितना लॉन्ग पॉलीमर होगा उतने ही ज़्यादा उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में 2n = 8 होता था ना, ठीक है। तो उसमें जीनोम क्या होगा, कंपेरेटिवली टू द ह्यूमन कम होगा। तो कहने का मतलब है वॉट एवर टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी, द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब हमें जीनोम के बारे में पता लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे जीनोम के बारे में सब कुछ पता लग गया तो उस इंफॉर्मेशन को हम बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक पिंक मूवी देखी थी, तो पिंक मूवी में एक डिजीज़ होती थी जो उसमें इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। अगर आपने पिंक मूवी देखी होगी तो, सॉरी पिंक नहीं, अभी जल्दी में द स्काई इज पिंक, सॉरी मैं पिंक बोल गया, स्काई इज पिंक। स्काई इज पिंक में यही दिखाया था कि किस तरह से एक डिसऑर्डर था उनकी बेटी को, ठीक है, वो ठीक नहीं हो रहा था। क्लियर है। तो अगर हम ऐसे डिसऑर्डर अगर हमें पहले ही पता लग जाए, बर्थ के पहले ही पता लग जाए या बर्थ के इनिशियल स्टेज में पता लग जाए, तो हो सकता है उस डिसऑर्डर को हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, चाइना में, ठीक है, चाइना में हुआन ही नाम से एक डॉक्टर थे। तो एक कपल था जिसको एड्स था, मतलब मेल और फीमेल, फादर और मदर को एड्स था। तो इसका कंफर्म है कि उनके जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए उनको भी एड्स हो जाएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि दोनों को एड्स है। क्लियर है, ठीक है। अब जब उनके जो बेबी प्रोड्यूस हुए तो बेबी प्रोड्यूस मतलब उनके जो एम्ब्रियो स्टेज में ही थे, तो इस डॉक्टर ने उनकी जीन एडिटिंग कर दी थी, उन दोनों बेबीज़ की जीन एडिटिंग करके उनको एड्स होने नहीं दिया। मतलब जो भी उनकी गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस हुई थी उनका नाम था लूलू और नाना, ठीक है, ये उनकी गर्ल चाइल्ड का नाम था और इन दोनों ही गर्ल चाइल्ड को एड्स नहीं था, डिस्पाइट देयर पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम द एड्स। उनके जो पेरेंट्स थे वो एड्स से सफ़र कर रहे थे। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जीन की एडिटिंग करके। अब जीन की एडिटिंग कैसे पॉसिबल है, जब हम जीन्स के फंक्शन जानेंगे तब तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन लेके आया इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। तो जो रिसर्च की फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, इस टाइम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, उनको कंफर्म है इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। उन्होंने इस फील्ड में ही क्या किया होगा, रिसर्च किया होगा। तो अगर ये इस फील्ड में अगर हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये जो आज आप देख रहे हो ना कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं, इस तरह से बहुत जल्दी वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। बहुत पहले तो सालों लग जाते थे, कई साल लग जाते थे, 5 साल 10 साल लग जाते थे वैक्सीन को डेवलप करने में, और आपके पास विद इन 1 ईयर, मतलब आप ये जान लो कि मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ है तो नेक्स्ट मार्च तक हमारे पास वैक्सीन कंफर्म है, अवेलेबल हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से।
ठीक है, लेकिन वहाँ पे जीनोम किसका हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वायरसेस की। सेम एज हम ह्यूमन जीनोम की भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब वॉट एवर जीन्स आर प्रेजेंट इन आवर सेल, एक सेल में एक क्रोमोसोम पे जितने भी DNA पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में हमें पता लगाना। सारी जितने भी जीन्स हैं, जैसे आपके घर में अगर किसी को कोई नया आदमी आया, उसको ये नहीं पता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है, ठीक है, कहाँ पे सोने रखे हैं, कहाँ पे जेवरात रखे हैं, कहाँ पे पैसे रखे हैं, कहाँ पे क्या रखा है, तो उसको ये कुछ नहीं पता, मैपिंग नहीं पता। लेकिन अगर आपने, जैसे आपने एक मूवी देखी थी रेड ना, अजय देवगन वाली, उसमें उसको एक मैप मिल जाता है, उस मैप में ये पता लग, इस पे लिखा रहता है कि यहाँ पे इतना सोना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ऐसे ही आप किसी भी चीज़ का एक मैप होता है, वो मैप अगर किसी को पता है तो वो बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब उनके बारे में जल्दी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारी स्ट्राइक मूवी देखी होगी, जैसे उरी थी, सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसमें मैप यूज़ करते हैं ना कि हमें इन पॉइंट्स को डिस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे, तो वो कैसे पता लग गया, मैप के थ्रू। सेम एज अगर हमें जीनोम में, मतलब ह्यूमन के जीनोम का जो मैपिंग है, अगर वो पता लग जाए, उसकी सीक्वेंसिंग पता लग जाए, तो हो सकता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उसको हम बहुत ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो किसी को कोई डिसऑर्डर है, अब वो डिसऑर्डर क्यों है, कौन से जीन्स की वजह से, वो जीन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, एवरीथिंग वी कैन गेट टू नो फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जैसे ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग हुई है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग हो चुकी है, ठीक है। ह्यूमन के जीनोम की जो सीक्वेंसिंग है वो 1990 में स्टार्ट हुई, मतलब ये प्रोजेक्ट है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, इट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड स्टार्टेड इन 1990 एंड कंप्लीटेड इन 2003। कंप्लीटेड मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई, ठीक है। अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर में देखते होगे तो कभी कभी न्यूज़ में निकलता है इस जीन्स की वजह से ये होता है, ठीक है, इस जीन्स की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसा आप पढ़ते होगे, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि अभी भी इस फील्ड में रिसर्च चल रही है, अभी हमें 100% जीनोम के बारे में पता नहीं लगा है। क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। क्लियर है? तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में और कंप्लीट कब हुआ, 2003 में। मतलब बहुत सारे इसके जो गोल्स थे वो कंप्लीट हो गए, इसीलिए तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट मान लिया गया कि ये प्रोजेक्ट जो हमारा गोल था वो कंप्लीट हो गया। बाकी आगे के और गोल हैं जो अदर इंस्टीट्यूट अभी भी कंप्लीट कर रही है। बात समझ में आई? ठीक है, तो 2003 का मतलब ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जो इन्होंने गोल सेट किया था, जैसे हमने एक गोल सेट किया कि एक साल में हमें वैक्सीन क्या करनी है, डिलीवर करनी है, तो जितने भी इंस्टीट्यूट इसमें लगे होंगे उनका एक टारगेट है कि एक साल में हमारा क्या गोल है, वैक्सीन को प्रोवाइड करा देना। अब अलग हो सकता है, और भी गोल हो सकते हैं कि वैक्सीन को सब लोगों तक पहुंचाना है, लार्ज अमाउंट में वैक्सीन का प्रोडक्शन होना है, वो सेकेंडरी गोल है। लेकिन प्राइमरी गोल क्या है, वैक्सीन को डेवलप करना। तो ऐसे यहाँ पे भी है बहुत सारे गोल्स, अभी आप देखोगे कि ये गोल्स हैं, गोल्स थे किसके, HGP के। तो ह्यूमन जीनोम अंडरलाइंस द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन फैमिली। वो अंडरलाइन करता है, वो बताता है कि हमारे जो यूनिटी है, मतलब हमारी जो स्पीसीज़ है, उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, एज वेल एज द रिकॉग्निशन ऑफ देयर इनहेरेंट डिग्निटी, जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसकी डिग्निटी क्या है, एंड डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी है। इन अ सिंबॉलिक सेंस इट इज़ द हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हेरिटेज है, किसकी हेरिटेज है, ह्यूमैनिटी की। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये था HGP का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि HGP क्या है। HGP को पता लगाने, मतलब जीनोम के बारे में पता लगाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट, नोट कर लेना 2800 साइंटिस्ट अप्रॉक्सीमेटली, बहुत सारी कंट्रीज़ के 2800 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है वो इसमें बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली इन्वॉल्व थी। ये एक पिक्चर मैंने लगा दी है, आप यहाँ से देख सकते हो कि हम ऐसे, कोई भी पर्सन ऐसे खड़ा है और देख सकते हो उसके बॉडी पे ATCG इस तरह से, जैसे गजनी नहीं लिख लेता था आमिर खान, अपने बॉडी पे लिख लेता था, ऐसे ही जान लो, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी जीनोम की ही तो बनी है,
हर एक सेल में जीन्स हैं, हर एक सेल में क्रोमोसोम्स हैं। तो जो जीनोम है ना, उसके बारे में पता लगाना कि कौन से जीन्स का क्या रोल है, उसकी मैपिंग करना, वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, देखो लोकेशन पता करना, सीक्वेंसिंग पता लगाना और उसके फंक्शन को पता लगाना, यही मेन एम है हमारे जीनोम प्रोजेक्ट का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल रिसर्च। ये नेशनल रिसर्च नहीं थे, ये इसमें किसी एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि ये मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि कोरोना वायरस का एक एग्जांपल लेके बताया कि उसके जीनोम के बारे में अगर हमें पहले से ही पता रहता तो हम कितने फैसिलिटेट हो सकते थे उससे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर हमें पूरे जीनोम के बारे में ह्यूमन के पता लग गया तो हम उसके बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब उसको बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत फ्यूचर चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी जनरेट हो सकते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी क्रिस 3, सबने देखी है कि नहीं देखी, बताना कमेंट बॉक्स में। ये सर क्रिस 3 मूवी देखी। क्रिस 3 मूवी में आपने देखा था कि वो जो एक विलन होता था वो क्या करता था कि ह्यूमन को लेके उसमें एनिमल के जीन्स को इंसर्ट कर देता था, तो वो एनिमल की तरह बिहेव उनका हो जाता था। ठीक है, आपने देखा होगा ऋतिक रोशन को मारने के लिए वो आता है और उसकी टंग बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, वो उस टंग से उसको रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसा इतने लेवल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत लेवल तक ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। किसी के जीन्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम एक्सप्लॉयटेशन भी उसका कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके जीन्स का इंटरनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉयटेशन करती हैं। सेम एज अगर हमारे भी जीनोम के बारे में जब पूरा पता लग जाएगा तो हो सकता है कि हमारे भी जीनोम का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। इसीलिए इस पे एक कमेटी होती है जो इसको देखती रहती है कि कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन या बिना उसकी वैलिडिटी के, बिना उसकी परमिशन के वो उस पर रिसर्च नहीं कर सकता। मतलब कोई भी अपनी इंडिविजुअल लैब सेट नहीं कर सकता। जैसे अभी मैंने एक चाइनीज़ डॉक्टर का जो एग्जांपल बताया, उनको कंडेम्ड कर दिया गया था, मतलब उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, बल्कि उनको काफ़ी मतलब निराशाजनक कह सकते हैं, उनका मोरल काफ़ी डाउन हो गया कि मैंने इतनी अच्छी चीज़ें की। लेकिन वहाँ की जो कमेटी थी उसने बोला आपने हमसे परमिशन ली, अगर आप आज जीन एडिटिंग कर सकते हो तो कल को आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए उनको कंडेम्ड किया गया। ठीक है, उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो यहाँ पे देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल रिसर्च इफर्ट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। किसके सीक्वेंस को पता लगाना, ह्यूमन जीनोम को, एंड आइडेंटिफाई द जीन्स दैट इट कंटेन। जो भी जीन्स इसमें हैं, जैसे आप देख सकते हो इस फिगर में कि एक सेल है, सेल के अंदर से मैंने क्रोमोसोम दिखाया है कि क्रोमोसोम निकल रहे हैं। क्रोमोसोम्स आपको पता है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। उस डीएनए में भी जो भी जीन्स लगे हुए हैं उन सारे जीन्स के बारे, उनकी सीक्वेंसिंग पता लगाना, उनके फंक्शन को पता लगाना। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH इसको बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, एंड US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। एडिशनल कंट्रीब्यूशन बहुत, ये नहीं कि यही दोनों इंस्टीट्यूट थे, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट, इंटरनेशनल पार्टनर्स इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चाइना। ये सारी ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, इंडिया नहीं थी इसमें। ठीक है, इंडियन साइंटिस्ट थे लेकिन इंडिया इसमें उसका इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अब भले ही हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, आप देख सकते हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन द बेंगलुरु जो टॉप पे है इस टाइम। ठीक है, आपने अभी जल्दी में एक इंस्टीट्यूट पढ़ा था सीरोलॉजिकल इंडियन इंस्टीट्यूट ना, SII, तो वो भी इस टाइम रिसर्च कर रही है, वो भी इस टाइम वैक्सीन को डेवलप करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारे यहाँ बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मतलब लैब हैं जहाँ पे ये सारी इनोवेशन हो रही है। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो इसको फंडिंग की ज़रूरत थी, इसको कंट्रीब्यूशन चाहिए था, तो ये इन सारे कंट्रीज़ ने इसमें फंडिंग की, इसमें कंट्रीब्यूशन किया और इस तरह से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो पाया। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो गई कि जीनोम क्या होता है, और इस जीनोम प्रोजेक्ट में मेन एम हमारा क्या होता है कि हमें सीक्वेंसिंग के बारे में पता लगाना है और फंक्शन के बारे में पता लगाना है। ठीक है, अब आ जाओ वट वी हैव लर्न फ्रॉम द HGP, मतलब एम क्या है, मतलब क्या देखो कोई भी चीज़ करने के पहले एम बनाते हैं ना। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपका एम हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स का एम हो सकता है कि वो IAS बनेंगे। ठीक है, मेडिकल करने के बाद कुछ स्टूडेंट का एम है कि वो नीट को क्रैक करेंगे 12th के बाद। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई ना कोई एम होता है। अगर आपने एम सेट कर रखा है, गोल सेट कर रखा है, अब देखो केवल एम और गोल सेट करने से काम नहीं चलता। अब आपने सोच तो लिया कि यार हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो,
आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ कि देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टाइम आपको मिला है ये यू आर वेरी लकी कि यू गॉट सच टाइप ऑफ टाइम। ऐसे टाइम आपको मिला है कि आप घर पे बैठ के आराम से, इतना टाइम मिला है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर जिसने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया वो तो रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, लेकिन जिसने पूरी तरह से टाइम को किल कर दिया वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हर एक कोई भी चीज़ करने के पहले उसका हमारा एम होता है, गोल होता है। तो वही HGP के भी गोल्स हैं। देखो क्या क्या गोल्स हैं। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स। जो भी ह्यूमन DNA में इतने जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। लगभग आपको मैंने बताया था ना 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, वही अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे है कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स जो हैं उनके बारे में पता लगाना, उनकी सीक्वेंसिंग के बारे में पता लगाना। स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस। डेटाबेस में ही स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अभी मैं आगे बताऊंगा कि डेटाबेस नहीं होगा तो हम इस इतनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर सकते। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। बहुत सारे टूल्स डेवलप करेंगे। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू द प्राइवेट सेक्टर। और हम जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी होगी उसको प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कोरोना वायरस की जीनोम के बारे में पता लग गया, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो वैक्सीन जो डेवलप करती हैं लैब उनको ट्रांसफ़र कर दी गई कि लो भैया तुम सीक्वेंसिंग लो और तुम अब जो है क्या डेवलप करो, वैक्सीन डेवलप करो। क्लियर है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हमने की है। नेक्स्ट है एड्रेस द एथिकल। और उसके साथ साथ ELSI का फुल फॉर्म क्या हो गया, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़। मतलब जो भी ये सारे इश्यूज़ जनरेट होंगे उनको भी एड्रेस करना कि देखो भाई अगर आप HGP कर तो रहे हो, जीनोम के बारे में पता लगा रहे हो, लेकिन इससे बहुत सारे इश्यूज़ भी जनरेट हो सकते हैं। आजकल देख सकते हो हमारी राइट टू प्राइवेसी है। जब भी हमें कहीं हमारी बायोमेट्रिक होती है तो हम कहते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने ले लिया हमसे। ठीक है। तो अगर आप बताओ अगर कोई भी आपके जीन्स निकाल ले तो आप कहोगे हाँ ले जाओ जीन्स, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन नहीं, शायद हो सकता है उस आपके जीन्स की वजह से वो आपके बारे में सब कुछ जान जाए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को वो एक्सप्लॉइट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो जो भी इशू जनरेट होंगे उनको भी एड्रेस करना है। दिस इज़ आल्सो द गोल ऑफ द HGP। मतलब केवल मेरिट ही नहीं, डीमेरिट भी बतानी है कि ये नुकसान हो सकता है अगर हमने इसको कर्ब नहीं किया, इसको इस तरह से कंट्रोल में नहीं रखा तो। क्लियर है। अभी आप ओपन कर दो तो बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, बहुत सारी ऐसे इंडिपेंडेंट लैब है जो डेवलप हो जाएंगी और वो अपने एक तरह से इन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकती हैं, बहुत रॉन्ग वे में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से दीज आर द गोल्स ऑफ द HGP। नाउ कम टू द 2 फैक्टर। देखो 2 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे करते होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ पे 12th के लेवल पे आपको एलिमेंट्री आइडिया तो लग जाएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता कभी। ठीक है। मैं अपने स्टडी को लेके, मैंने अपने टीचिंग को लेके कभी झूठ नहीं बोला है। 100% आपको समझ में नहीं आ सकता। क्यों नहीं समझ में आ सकता? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिकली ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। ठीक है। अब मेरे पास ऐसी लैब तो है नहीं कि मैं आपको बुलाऊं कि चलो ठीक है आ जाना और मैं आपको जीन्स की सीक्वेंसिंग करके दिखाता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बस केवल हम इसको एलिमेंट्री आइडिया ले सकते हैं। जब आप आगे हायर स्टडी के लिए जाओगे या रिसर्च में जाओगे तो आपको खुद फील होगा कि हमने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं, अब हमें ये चीज़ें एप्लीकेशन में देखनी है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, उसको प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। तो 100% आपको कभी भी ये टॉपिक अगर कोई कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, 100% आपको समझ में नहीं आ सकता। मतलब आपकी जो क्वेरीज हैं वो तो कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन आपकी जो क्यूरोसिटी है वो नहीं हो पाएगी, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है। आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें लगेगा ये कैसे करते होंगे, ये सारी चीज़ें किस तरह से सर ने तो बता दिया लेकिन ऐसे कैसे करते होंगे। तो वो सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिकली उसको देखोगे, प्रैक्टिकली लैब में जाओगे तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है। तो देखो 2 फैक्टर हैं, दीज 2 फैक्टर मेड दिस थिंग पॉसिबल कि हम जीनोम के बारे में पता लगा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अभी तक आपने इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या जानते होगे कि बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, कंस्ट्रक्शन करना जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होती है। अभी मैंने जो डॉक्टर का एग्जांपल बताया वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ही तो है। अगर किसी के, जैसे आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में या किसी ऑफस्प्रिंग में डिसऑर्डर उसके एम्ब्रियो स्टेज में ही पता लग जाए तो उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जा सकती है। ये पॉसिबल है लेकिन काफ़ी कॉस्टली है।
आसान नहीं है, कोई मतलब ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वो अप्रोच नहीं कर सकता, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, काफ़ी कॉस्टली ये टेक्निक होती है, ठीक है। जैसे चाइना में पेट का बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंस है, मतलब वहाँ पे ये पेट को रखना बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट है, मतलब बहुत लोग अपने पेट को रखते हैं। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन था, ठीक है, तो उसकी जो पेट थी, जो कैट थी, वो मर गई, उससे उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था, ठीक है। तो उसने क्या किया, अच्छा ठीक है मर गई, उसको ले गया उसको बरी करने, ठीक है। अब उसको जब उसने बरी कर दिया तो उसके दिमाग में आया कि मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ रखा है कि एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो क्या करती है, जो मतलब क्लोनिंग करती है। सोचो, एक ऐसी कंपनी है जो क्लोनिंग करती है। उसको याद आया, उसने उस कंपनी को क्या किया, उसको कांटेक्ट किया, उस कंपनी के मेंबर्स को बुलाया, मतलब वहाँ से लोग आए, लैब टेक्नीशियंस आए, और उन्होंने उस कैट को बोला कि आप उस कैट को फ्रिज में रख दीजिए, मतलब उसको कोल्ड मतलब टेम्परेचर में रख दीजिए। तो उसने उसको फ्रीजर में रख दिया। जब उस कंपनी के लोग आए तो उसने उस कैट के जीन्स को, मतलब डीएनए को निकाला, और आई थिंक 6 मंथ के अंदर उस कैट की एक क्लोन बना के दे दिया उसको। सोचो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, एनिमल की क्लोनिंग पॉसिबल है, ठीक है, अब उसको कैट की क्लोनिंग बना के दे दी। तो ये सब सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो चुकी हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से, ठीक है। एक ऐसा इंजीनियर होता है जो बिल्डिंग बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एज अ टीचर ऑफ बायोलॉजी, हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, किसी के जीन्स को एडिट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, विद विच इट वॉज पॉसिबल टू आइसोलेट। इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से पॉसिबल है कि हम जीन को आइसोलेट कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है, ठीक है, जितना आसान, जितनी ईजिली हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इतनी चीज़ें आसान नहीं होती। अगर आसान होती तो एक ही महीने के अंदर हमें वैक्सीन मिल जाती, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें उसमें भी अप्लाई होती हैं, जीन को निकालना, आइसोलेट करना, सेगमेंट को पता लगाना। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सिंपल एंड फास्ट टेक्निक। इस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल और फास्ट टेक्निक है फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। पहले में नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिसकी वजह से हम डीएनए सीक्वेंसिंग को बहुत जल्दी पता लगा ले रहे हैं। लेकिन फिर भी ह्यूमन जीनोम में काफ़ी टाइम लग रहा है 100% उसके बारे में रिवील करने में। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पॉलीमर है ना, जितने भी इस तरह के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होंगे उनके जीनोम को पता लगाने में बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? तो इस तरह से दो फैक्टर हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो आजकल की जो टेक्निक्स हैं, जो फास्ट हैं और काफ़ी मतलब सिंपल हैं, उनको हम यूज़ करके इन दोनों, मतलब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है और जो अवेलेबिलिटी ऑफ द सिंपल एंड फास्ट टेक्निक है, इसके हेल्प से हम जीनोम को जल्दी से पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से दो फैक्टर की बात हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट, HGP वॉज कॉल्ड अ मेगा प्रोजेक्ट। HGP को हम मेगा प्रोजेक्ट नाम से जानते हैं। मेगा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। आपने सुना होगा ना कि एक मेगा, जैसे अभी जल्दी में एक टनल बनी है, अटल टनल, तो इसका मतलब वो भी प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। आई थिंक वर्ल्ड की सबसे पहली टनल है जो हाईवे पे बनी है, ठीक है, सबसे पहली टनल है, याद रखना, ठीक है आपके, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जाम्स होंगे जहाँ पे GS के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो पहली एक ऐसे टनल है, अटल टनल, ठीक है, अटल टनल, अटल जी के नाम पे उसका नाम पड़ा है, तो वो भी एक मेगा प्रोजेक्ट रहा होगा। अब HGP एक मेगा प्रोजेक्ट है, ये उससे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जान लो ना, ठीक है। तो ये मेगा प्रोजेक्ट है, इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों बुलाते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न? पहला रीज़न देखो, द ह्यूमन जीनोम हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब ये हैप्लॉइड का है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग इज़ US, देखो डॉलर में थोड़ा सा मैं मतलब बना नहीं पाया सिंबल, मुझे मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो आपको पता है ना ऐसे बनता है, तो इसको कंसीडर कर लेना कि ऐसे होगा। तो US3 मतलब $3 पर बेस पेयर, एक बेस पेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, $3, ठीक है। तो अगर आप पूरे 3.3 × 10⁹ की निकालोगे तो $9 बिलियन। अब आप इमेजिन कर सकते हो कितना रुपए हो गया, कमेंट बॉक्स में लिखना कि इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना पैसा हो गया, $9 बिलियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग। इफ़ द सीक्वेंस ऑब्टेन, अगर अभी मैंने बताया ना डेटाबेस प्रोग्राम के बारे में, अगर हमें मान लो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सीक्वेंसेस मिल गई, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो अगर हम उसको स्टोर करेंगे, जैसे स्टोरेज कहाँ होता है, बुक्स में होता है। मोस्टली आपकी जो नॉलेज मिलती है वो बुक्स में होती है, मैंने भी बुक पढ़ा है, आप भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो बुक से मिल रही है, मतलब बुक में स्टोर कर रहे हैं। अगर हम ऐसी बुक में स्टोर करेंगे तो सोचो, इफ़ ईच पेज कंटेन 1000 लेटर, एक पेज पे कितने लेटर्स होंगे, 1000 लेटर। उस बुक में कितने पेजेस होंगे, 1000 पेजेस। एक बुक की बात हो रही है, एक बुक में एक पेज में 1000 लेटर, पूरी बुक में कितने पेजेस, 1000 पेजेस। और ऐसी पता है कितनी बुक प्रिंट करनी होगी, 3300,
यहाँ तो 3 बुक पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, फिजिक्स की 2, केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी की 1, 5 बुक तो पढ़ी नहीं जाती, 3300 बुक्स। सोच सकते हो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी जब पूरे जीनोम के बारे में हम पता लगा चुके होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सोच सकते हो मेगा प्रोजेक्ट है, इतनी इतनी ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत होगी, इतने ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, तो कंफर्म है ये मेगा प्रोजेक्ट है। और उसके बाद एक और रीज़न है, ठीक है, एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड also necessitated to the use of high speed computational devices। इसीलिए हमें computational devices की need होती है for the storage, receive, app and analysis। उसको हम receive कर सकते हैं, उसको analysis कर सकते हैं। आपकी बुक में एक ब्रांच लिखी होगी जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसी ब्रांच का नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आजकल इस ब्रांच में भी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी ज़्यादा है। अगर आप कंप्यूटर में आपका इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तब आप इस ब्रांच में जा सकते हो। जितने भी इस तरह की लैब्स हैं ना जहाँ पे इनोवेशन होता है, जहाँ पे इस तरह की रिसर्च होती रहती है, वहाँ पे इस ब्रांच की काफ़ी डिमांड होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं, उसी डेटाबेस प्रोग्राम में हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, ये HGP है क्या, HGP में क्या करते होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस हाउ द HGP कैन बी टेक प्लेस, मतलब उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब मेथोडोलॉजीज़ क्या हैं, मेथोडोलॉजीज़ के बाद उसके एप्लीकेशन और फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, और हमें उसके बारे में क्या क्या पता लगा है, सैलिएंट फीचर्स क्या हैं HGP के। तो ये 3 पॉइंट हमें और डिस्कस करना है, मेथोडोलॉजी, सैलिएंट फीचर और एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंज, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में ये पार्ट खत्म हो जाएगा। HGP we will be completing, we will be able to complete this part in the next session, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कंप्लीट करूंगा तो एक काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम नॉट कंप्लीटिंग दिस पार्ट इन दिस सेशन, वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो जो भी मैंने पढ़ाया उसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझना और अपनी NCERT जरूर पढ़ना। जैसे मैंने बोल रखा है, एक बार आप लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, फिर अपने NCERT को पढ़िए, उसके बाद जो भी लाइन ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको मेरे को कम्युनिकेट करो, जिससे मैं उस लाइन को उसको आपको समझा पाऊँ। क्योंकि अगर आप नीट का पेपर उठा के देखो तो 90 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चंस NCERT बेस्ड हैं। तो अगर आप NCERT बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, उसके बारे में समझ रहे हो, तो आई थिंक आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से सेशन को कंप्लीट करते हैं। लाइक बटन पर जरूर प्रेस करके जाना और फुल वीडियो आपको देखनी है, पूरी तरह से ऑनेस्टली पढ़ना है और लगे रहना है, जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के साथ सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे एट योर होम, स्टे फिट।